हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्जाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए एक सीटेट के लिए एक नया टॉपिक और लेकर के आया हूँ। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने मुख्य टॉपिक की तरफ आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर एक, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लैब बाय गॉस्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी पाड़, ऑप्शन नंबर डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी समायोजन। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इससे पूछा क्या जा रहा है? लैब बाय गॉस्की के अनुसार बालिका स्वयं जो कार्य कर सकती है और जो सहायता के द्वारा कर सकती है उसे क्या कहेंगे? तो इसमें बुद्धि तो इसका लैब बाय गॉस्की का होगा नहीं। सहायता के द्वारा और अपनी मस्तिष्क की क्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं उसे बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसकी व्याख्या भी थोड़ी देखते हैं हम। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, लैब बाय गॉस्की के अनुसार एक बालिका स्वयं से कुछ कार्य कर सकती है और कुछ कार्य कुछ सहायता से कर सकती है। इनके बीच के अंतर को उन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड के रूप में संबोधित किया है। जेड वह अंतर है जो किसी बच्चे के स्वयं से किए गए कार्यों और सहायता से किए गए कार्यों के बीच के अंतर को इंडिकेट प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो दो बार किए, एक अपने मस्तिष्क से सहायता से करता है बच्चा और दूसरी से अपने क्लास में उपस्थित शिक्षक या किसी अन्य दोस्त वगैरह की सहायता से करता है। उससे क्या बोलेंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुशासित करती है। ऑप्शन नंबर ए भाषा के संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास के कोई भूमिका नहीं होती है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 2 का। भाषा और संज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है वाइगोत्स्की ने क्या परिप्रेक्ष्य किया है? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होता है? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। बिना संज्ञान के भाषा के बिना संज्ञान नहीं होगा। भाषा के संज्ञान विकास में कोई बिना संज्ञान भाषा के संज्ञान विकास कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहे हैं? भाषा के संज्ञान विकास संज्ञान प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती नहीं। भाषा संज्ञान विकास की प्रक्रियाओं में एक सहायक भूमिका सुसाधित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। उच्च मानसिक क्रियाओं जैसे कि तर्क, समस्या समाधान, योजना और स्मृति के विकास को सुसाधित करती है। भाषा के माध्यम से हम विचारों को व्यक्त करते हैं। अगर भाषा नहीं होता अपनी भाषा किसी को बता पाएंगे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा? हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं किसके द्वारा बाहर निकालते हैं? अपनी भाषा के माध्यम से उन विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं और उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे तो हमारा मानसिक क्रियाएँ कैसी होंगी? अच्छी होंगी, विकास हमारा अच्छा होगा। अगर हम जिस प्रकार की बातों में हम प्राप्त करेंगे हमारा मानसिक विकास उसी प्रकार का होगा। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भाषा संज्ञान के विकास को सुगम बनाती है। ठीक है ना? प्रश्न ये भी बन सकता है, निम्नलिखित में भाषा के विकास को कौन सुगम बनाता है? या कुछ ही पूछ ली जाए। भाषा उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास में भी सहायक होती है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने, समझने और उनमें हेरफेर करने में मदद करता है। वे मानते थे कि भाषा और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और भाषा संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी माना कि भाषा का उपयोग करके बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो एक छोटा बालक अपने आसपास की, अपने विद्यालय के, अपने कक्षा के या किसी भी एरिया के आसपास के वातावरण किसकी सहायता समझता है? अपने मस्तिष्क के विचारों की क्षमता और अपने भाषा के ज्ञान के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा ये। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें? ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक,
ऑप्शन नंबर ए अनुवाद, ऑप्शन नंबर सी आगमनात्मक, ऑप्शन नंबर डी निगमनात्मक। बताएं इसका आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर का बच्चों को पाठ्य पुस्तक दे देंगे तो बच्चे व्यस्त रहेंगे नहीं, एक दूसरे से उनकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, किताबों को देखते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐसी विधि का प्रयोग करना, बच्चे काम में व्यस्त रहें और किसी प्रकार की क्लास में ऊधम ना करें। तो पाठ्य पुस्तक तो होगा नहीं, अनुवाद अगर बच्चे इतने होशियार हैं प्राथमिक स्तर तो उनसे अनुवाद करवा सके, अनुवाद होगा नहीं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आगमनात्मक। बच्चों को उनके क्रियाकलाप के आधार पर कार्य जो आपस में मिलजुल कर करते रहें। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी आगमनात्मक क्रिया के द्वारा हम बच्चों को बिजी रख सकते हैं क्लास में। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। यह विधि बच्चों को उदाहरण से व्याकरण के नियमों को सीखने में मदद करती है। अभी यही तो मुझे आपस में बातचीत करते रहेंगे, नियम भी बताते रहेंगे, सब चीज़ बच्चे करते रहेंगे मिलजुल के। इस विधि में अध्यापक पहले बच्चों को व्याकरण के नियमों को समझने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के माध्यम से बच्चों नियमों का पता लगाते हैं और उन्हें अपनी भाषा में इस्तेमाल करना सीखते हैं। यह विधि बच्चों को काम में व्यस्त रखने और एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करने में मदद करती है। आगमन विधि में बच्चों को सक्रिय रूप से व्याकरण के नियमों को सीखने में भाग लेने का अवसर मिलता है। आगमन विधि बहुत ही अच्छी है, इसमें करके सीखते हैं। वे उदाहरण का विश्लेषण करते हैं और नियमों का पता लगाते हैं और अपनी समझ को व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रश्न नंबर 3 का सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। जो अब इसमें पर्यावरण का प्रश्न आ गया है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्न कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सूत्रलेखन, ऑप्शन सी व्याख्यान एवं सूत्रलेखन दोनों ही, प्रायोजन विधि। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर किसी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दें व्याख्यान से हो जाएगा कंप्लीट वर्क, नहीं होगा। व्याख्या देकर के जहाँ व्याख्या है, जहाँ व्याख्या चलो छोटे छोटे बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं उनको व्याख्या देकर के खेल खत्म कर सकते हैं, नहीं करेंगे। बच्चे की परेशान हो जाए, बच्चे की कुछ समझ ही नहीं आएगा। सूत्रलेखन उन्हें बोल बोल के सुनाना, व्याख्यान भी दोनों सेम हो रहा है, ऐसा नहीं करना होगा। व्याख्यान एवं दोनों ये हो गई नहीं, सी तो हो गई, दोनों ही दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रायोजन विधि। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित पराक्रम करके सीखना या क्रिया आधारित अधिगम है। यह विधि छात्रों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखते हैं। प्रायोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि यह एक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विधि छात्रों के ज्ञान को व्यावहारिक रूप से लागू करने, महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने और समूह में काम करने में सीखने में मदद करती है। यानी कि प्रायोजन विधि का प्रयोग अलग अलग बता रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्न आपका बिल्कुल भी जो प्रश्न के ऑब्जेक्टिव हैं उनके हिसाब से आपका प्रश्न कभी गलत ना हो, ठीक है ना। तो करके सीखना बता दें। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं, जांच करते हैं और अपनी समझ विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए छात्र को अपने आसपास के पौधों के बारे में जानने के लिए, इन्हें इकट्ठा करने और उनकी पहचान करने के लिए कहा जा सकता है। हाँ, करके सीखना कैसे, बच्चों से। अब बच्चे आपके पास बैठे हैं, उनसे क्या, चलिए आप ये पौधे लेकर आए, पौधा कैसा है, पौधे की व्याख्या बताएं, पौधे से क्या फ़ायदा हो, पौधे के आसपास लगाने से क्या हमें लाभ होते हैं। तो इन बच्चों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्रिया आधारित अधिगम यह विधि बच्चों को गतिविधियों और परियोजनाओं में शामिल करके सीखने पर केंद्रित है। इसमें छात्रों को पर्यावरण के प्रति रुचि और जागरूकता विकसित करने में मदद मिलती है। जो मैंने अभी आपको पर्यावरण का उदाहरण बताया, वृक्ष का फ़ायदा क्या होता है, वही इसमें बता दिया गया है। अन्य विधियाँ, तो विधियाँ सारी एक दूसरे रिलेटेड होती हैं, कोई अलग नहीं होती है, बस थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत होती है। अन्य विधियाँ व्याख्यान विधि, चर्चा विधि और कहानी कथन विधि भी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उपयोग की जा सकती हैं, लेकिन ये उतनी विद्यार्थी केंद्रित नहीं जितनी कि करके सीखने बच्चा खुद जाएगा, खुद क्रियाकलाप करेगा, तब उसे अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके समझ आएगा हाँ ये चीज़ गलत है। अगर मुँह से बताएंगे, बच्चों को लेक्चर देकर बताएंगे तो समझेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए निर्देश प्रत्यक्ष विधि का, ऑप्शन नंबर बी द्विभाषिक विधि का, ऑप्शन नंबर डी व्याकरण अनुवाद विधि का, ऑप्शन नंबर डी कला समावेशित अधिगम विधि का। तो बताएं मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता होगी।
इसका आंसर आप अपने हिसाब से दें, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा, अरे छोटे बड़े की तरफ मत जाना, नहीं तो आप डी वाला कर दें, कला समावेश अधिगम। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विभाषिक परिवेश। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा को शिक्षण विधि में दो भाषाओं के ज्ञान से होता है। साधारण रूप से द्विभाषिक का अर्थ होता है दो भाषाएं जानने वाला या दो भाषाओं का उपयोग करने में सक्षम व्यक्ति। यह किसी व्यक्ति या चीज़ के लिए एक विशेषण है जो दो भाषाओं से संबंधित है। परोक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड परोक्ष विधि निकलता है कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है, सहायक होती है। इस शिक्षण विधि को द्विभाषिक नाम से भी जाना जाता है, जिसे सीखने के लिए अपनी मातृभाषा का उपयोग किया जाता है। परोक्ष विधि में छात्र को लक्ष्य भाषा जिसे द्वितीय भाषा बोलते हैं, को समझने और सीखने के लिए अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इसमें शिक्षक लक्ष्य भाषा को समझने के लिए पहले मातृभाषा का उपयोग करते हैं और फिर अपने छात्रों की भाषा में अभ्यास करने और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए ठीक है ना, ये व्याख्या भी आप पढ़ लें, व्याख्या से भी कुछ प्रश्न मिल सकते हैं आपको। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, ड्रिल, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष बोध, ड्रिल, अनुकरण, प्रतिपुष्टि। ये सीरीज में लगाना है, किस क्रम में सही रहेगा? प्रत्यक्ष बोध, प्रतिपुष्टि, ड्रिल, अनुकरण, किस विधि का सही उपयोग हो? तो बताएं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है प्रत्यक्ष, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि और ड्रिल विधि का अर्थ भाषा शिक्षण में एक विशिष्ट प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया भाषा को सीधे अनुभव करके, नकल करके, त्रुटि के बारे में प्रक्रिया प्राप्त करके और फिर उस भाषा का अभ्यास करके शामिल है। प्रत्यक्ष बोध, देखिए अब एक ही स्टेप का अलग अलग बताऊँ। प्रत्यक्ष बोध का मतलब क्या होगा? भाषा को सीधे अनुभव करना, जैसे कि किसी भाषा के शब्दों को सुनना, समझना और उन पर प्रतिक्रिया देने से होता है। अनुकरण विधि में पहले शिक्षक कोई क्रिया करता है या कोई शब्द बोलता है और फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले शिक्षक द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन या बोला गया शब्द होता है और फिर बच्चे उसे दोहराते हैं। ठीक है ना, जब कक्षा में आप जाते हैं तो जो स्टार्टिंग कौन करता है? वेलकम सर। तो फिर शिक्षक आपके टीचर ही आपको बताते हैं कैसे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ना है। चलिए थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी विस्तार से। अनुकरण विधि भाषा शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक द्वारा कोई क्रिया या शब्द दिखाया जाता है या बोला जाता है और फिर उसे बच्चे उस क्रिया का शब्द दोहराते हैं। यानी कक्षा में छोटे बच्चों को पढ़ते ए फॉर एप्पल, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ना, उसी के शब्द दोहराते हैं बच्चे। प्रत्यक्ष बोध, देखिए एक ही स्टेप बता रहा हूँ अलग। प्रत्यक्ष बोध इसका मतलब क्या होगा? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे जेम्स गिब्सन ने प्रस्तावित किया था। अगर प्रश्न पूछे प्रत्यक्ष बोध का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स गिब्सन ने। एक प्रश्न याद। अनुकरण, ड्रिल और प्रतिपुष्टि भाषा सीखने की विधियां हैं जिन्हें कई शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से V.F. स्किनर ने इन पर जोर दिया है। चलिए ठीक है ना, हो गया एक ही स्टेप का अलग अलग क्वेश्चन। चलिए थोड़ा व्याख्या ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको सारी अगर व्याख्या ज़्यादा करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो थोड़ी वीडियो शॉर्ट कर दूंगा मैं। यह देखा गया है कि कक्षा 7th का एक विद्यार्थी का उत्तर ज्ञात कर पाया 1/4, 2/3, किंतु दैनिक जीवन में संबंधित किसी घटना से उसका अनुप्रयोग नहीं दे पाया। इसका कारण हो सकता है शिक्षक ने मानक कलन विधि का परिचय देने से पूर्व मूल सामग्री का उपयोग कर भिन्नों के विभाजन के विचार का विकास नहीं किया। भिन्नों का वास्तविक जीवन में शायद ही कोई अनुप्रयोग हो। ऑप्शन सी, जब शिक्षक विषय पढ़ा रहा था तब विद्यार्थी ने ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 7 का विद्यार्थी के लिए भिन्नों का विभाजन एक कठिन अवधारणा तो होगी नहीं।
जब शिक्षक विषय पढ़ा रहा था तब विद्यार्थी ये भी समझ नहीं हो गई, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। भिन्नों का वास्तविक जीवन में शायद ही कोई अनुप्रयोग हो। ये तो भिन्नों का प्रयोग क्यों नहीं होता है? हर जगह भिन्नों का, हर जो हमें पढ़ाई जाती है हर टॉपिक का हमारे जीवन से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक ने मानक कलन विधि का परिचय देने से पूर्व मूल सामग्री का उपयोग कर भिन्नों के विभाजन के विचार का विकास नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। संभावना है कि विद्यार्थी ने उत्तर तो याद कर लिया है लेकिन उसे दैनिक जीवन में जोड़ने में कठिनाई हो रही। तो यह इसलिए हो सकता है कि अवधारणा में समस्या हो, विद्यार्थी ने जानकारी को केवल याद किया हो लेकिन उसे पूरी तरह समझा ना हो। ठीक है ना, हर एक पॉइंट को समझ से चलना, एक एक लाइन बाई लाइन। अनुप्रयोग, विद्यार्थियों की जानकारी को दैनिक जीवन से जोड़ने का अभ्यास न किया गया हो। ज्ञान का स्तर, लेवल ऑफ नॉलेज, विद्यार्थियों ने जानकारी को अपने ज्ञान के स्तर के हिसाब से ना समझा हो। ठीक है ना। शिक्षण विधि, शिक्षक ने जानकारी को दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए उचित तरीके से नहीं पढ़ाया हो। प्रेरणा, विद्यार्थी को जानकारी को सीखने और उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा ना मिली हो। विद्यार्थी को जानकारी याद तो है लेकिन उसका उपयोग करने का ज्ञान अभ्यास नहीं है। ठीक है ना, एक एक शब्द का एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग में बोलने में अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? ऑप्शन में टोपीडियो परामर्श कोर्स, बी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी मौन विधि, ऑप्शन नंबर डी समग्र भाषा विधि। बताएं इसका आंसर क्या होगा? जब शिक्षक चुप रहेंगे तो कक्षा में छात्रों की अनुक्रियाओं का, उनकी क्रियाकलापों को शिक्षक को विस्तार से समझ आएगा। कक्षा में छात्र क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या अच्छाइयां कर रहे हैं। तो शिक्षक को जब ये चुप रहने के लिए तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए छात्रों के साथ? साधारण तौर पर आपको दिख ही रहा होगा, चुप रहने के लिए बोला जाए नहीं, मौन विधि का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। यह विचार मौन मार्ग नामक भाषा शिक्षण की एक विधि पर आधारित। इस विधि में शिक्षकों को कक्षा में जितना संभव हो उतना चुप रहना चाहिए लेकिन छात्रों को जितना संभव हो उतना बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। छात्रों को क्लास में छूट देनी चाहिए। आप जितना उसके बोल फिर आप कक्षा में उपस्थित छात्रों की प्रस्तुति, छात्रों के व्यवहार को समझ सकेंगे। यह विधि छात्रों को खुद से सोचने और भाषा को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित, यानी कि मैंने आपसे ये तो छात्रों के व्यवहार को समझ सकेंगे, छात्रों की सोच को समझ सकेंगे, छात्र किस हद तक अच्छा पढ़ने में कितना गंदबायात है, यानी छात्रों के मन की आवश्यकताओं को छात्र क्या करना है, इन सबको आप जान सकते हैं। यह उन्हें भाषा सीखने के लिए एक स्वाभाविक और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं। बच्चे खुल के खुश मिजाज होकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर, शिक्षक को कक्षा में यथासंभव मौन रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आर एस, उचित उच्चारण सीखने के लिए रंगीन चार्ट और रंगीन व्यंजन छड़ का उपयोग किया जाना चाहिए। ये अवधारणाएं क्या दर्शाती हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए इसमें। तो इसमें क्या दे रहे हैं, देखिए एक समझने के ऊपर शिक्षक को यथासंभव मौन रहना चाहिए। फिर भी इससे मौन का दूसरा प्रश्न आ गया था, संभव अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या और सही विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक कोश, जो ऊपर दिया वो इसमें दे रहे हैं। बी मौन तरीका, ऑप्शन सी कोश विषय उपागम, ऑप्शन डी प्राकृतिक उपागम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई मौन तरीका। साइलेंट रहना शिक्षक के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसकी व्याख्या में जाना की नहीं है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। यह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। यह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही हैं? बताएं। समस्या समाधान विधि का, सहयोगात्मक अधिगम विधि का, प्रदर्शन विधि का, या डी व्याख्यान विधि का? बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जब एक शिक्षक अपने छात्रों को बीजों को छूकर उन्हें महसूस कराती हैं
ठीक है, और बीजों को पहचान कराती हैं, उनका नाम बताती हैं। तो इस किस प्रकार की विधि, जैसे ये पेन है, मैंने आपको दिखाई, ये पेन है, ये एयरजेल का है, किसी का भी है, रोटम सेलो का है, ग्रिप का है, किसी का भी पेन आपको प्रदर्शन कर रहा है, आपको टच करके बताना ये ब्लू चलता है, तो ये कैसा हो रहा है, क्या शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षक, इसका यानी कि प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। रमा रमा के शिक्षण वियोजन में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को छूकर उनकी बनावट और आकार महसूस कर सकते हैं। इसके बाद वे बीजों का उनके आकार, रंग, बनावट के आधार पर पहचान सकते हैं। ठीक है, टचमेंट कर रहे हैं, पर्सनली हो रहा है ना। गड़बड़। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन विधि होगा। रमा के शिक्षण योजन में विद्यार्थी भिन्न प्रकार के बीजों को छूकर उनकी बनावट और आकार महसूस कर सकते हैं। इसके बाद वे बीजों को उनके आकार, रंग, बनावट के आधार पर पहचान सकते हैं। इससे उन्हें बीजों के प्रकारों और उनकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान मिलेगा। यह शिक्षण प्रयोजन बीजों के बारे में अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करती है। विद्यार्थी बीजों को छूकर उनकी बनावट और आकार को महसूस करते हैं, जो उन्हें एक वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। यह एक प्रदर्शन विधि का महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी सहायता से छात्रों को वस्तुओं को दिखाकर, स्पर्श कराकर वस्तुओं से परिचित कराया जाता है, जिसकी सहायता से छात्र विभिन्न बीजों की तुलना करके उनकी विशेषताओं को पहचानते हैं और उन्हें बीजों के प्रकारों और उनकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, जो आगे शिक्षण विधियों में मददगार होता है। इस तरह शिक्षण योजना विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती हैं, जो उन्हें विषय के प्रति अधिक रुचि और समझ विकसित करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही हैं, ना कि उनके अर्थ समझने पर। वह किस विधि का प्रयोग कर रही हैं? तो व्याकरण अनुवाद विधि का, ऑप्शन नंबर श्रव्य भाषिक विधि का, ऑप्शन नंबर सी परिस्थितिक अनुसार उपागम, ऑप्शन नंबर संप्रेषणात्मक विधि का। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्या कर रहे हैं शिक्षक? प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रहे हैं और उन्हें अर्थ समझने पर वे बार बार बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रव्य भाषिक विधि, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। श्रव्य भाषिक विधि ऑडियो लिंगुअल मेथड एक विदेशी भाषा शिक्षण पद्धति है, जो मुख्य रूप से बोलने और सुनने के कौशलों पर जोर देती है। यह व्यवहारवाद सिद्धांत पर आधारित है और इस विधि में भाषा को एक बोले गए रूप में सिखाने पर जोर दिया जाता है। भाषा अध्यापिका व्यवहारवादी विधि का प्रयोग कर रही हैं। इस विधि में भाषा को एक आदत के रूप में देखा जाता है और पुनरावृत्ति और अभ्यास के माध्यम से भाषा के तत्वों को सीखने किसके माध्यम से? अभ्यास के माध्यम से, कि आप कक्षा में किस प्रकार से अभ्यास करें तो भाषिक क्रियाओं को आप सीख सकते हैं। किसी से कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन क्रियाओं के माध्यम से आप रिपीट करके भाषा का प्रयोग बार बार अभ्यास करके आप किसी भी विधि को सीख सकते हैं। व्यवहारवादी विधि बिहेवियराइज भाषा को आदत के रूप में देखना, यह विधि भाषा को एक आदत के रूप में देखती है, जिसे अभ्यास पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा जा सकता है। पुनरावृत्ति में बार बार रिपीट करके सीखा जा सकता है। पुनरावृत्ति पर जोर देना। इस विधि में छात्र छात्राओं को वाक्य प्रतिरूपों और भाषा के तत्वों का बार बार दोहराव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे उन्हें स्वाभाविक रूप से सीख सकें। व्याकरण अनुवाद विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक भाषा शिक्षण विधि है, जिसमें व्याकरण के नियमों और शब्दावली को सीखने के बाद उनके अनुवाद के माध्यम से भाषा को समझने और उपयोग करने में जोर दिया जाता है। परिस्थिति आधारित उपागम का अर्थ एक ऐसी शिक्षण विधि से है जो छात्रों को किसी विशेष परिस्थिति या समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम अमूर्त अवधारणा को वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से समझने में मदद करता है। और संप्रेषणात्मक उपागम, देखिए एक आंसर जो ऑप्शन दिया उसका व्याख्या कर घुमाकर कोई प्रश्न आता है तो आप कर सकें। एक भाषा शिक्षण का तरीका है जो भाषा सीखने के लिए वास्तविक संचार पर जोर देता है। यह व्याकरणिक संरचनाओं पर ध्यान देने के बजाय भाषा के व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित होता है। चलिए ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न हमारा 12वां नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है?
देखिएगा प्रश्न को थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा लॉन्ग है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। तो चाक एवं टाक विधि, व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सी भूमिका निर्वाहन विधि, ऑप्शन डी कहानी सुनना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी 3 सी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी चारों सही हैं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इस बार आंसर 1 2 3 करके हो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए वैसे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी और डी सही होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। चॉक एंड टॉक शिक्षण की ये पारंपरिक विधि है जिसमें शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और छात्रों को पढ़ाता है, जबकि छात्र नोट कर लेते हैं। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, जहां शिक्षक सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत होता है और छात्र ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करते होते हैं। शिक्षक जैसा पढ़ाएगा छात्रों को, छात्र वैसा ही ज्ञान ग्रहण करेंगे। उन्हें अलग से नहीं, उन्हें यह पता है सर ने जो पढ़ाया वो ही सही है, वो अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। तो आपको कैसा पढ़ाना है, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, सही चीज़ें पढ़ानी हैं। विशेषताएँ क्या होती हैं शिक्षक विधि की। कक्षा में शिक्षण का नेतृत्व करता है और जानकारी प्रदान कर। जानकारी किसको प्रदान करेंगे, शिक्षक, छात्रों को। यह विधि वर्षों से शिक्षा में उपयोग में आ रही है और एक कक्षा शिक्षण का एक सामान्य तरीका है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, व्याख्यान देते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्र शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स लेते हैं और बनाते हैं, उन्हीं को अपने नोटबुक पर लिखते हैं। व्याख्यान विधि जिसे लेक्चर मेथड भी कहा जाता है, एक शिक्षण, अब इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट के अनुसार आपकी व्याख्या दे रहे हैं। शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक छात्रों को मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करता है। यह एक तरह का संवाद है जहां शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। जैसा आपने क्लास में देखो, लेक्चर देते हैं शिक्षक, सभी छात्र आराम से सुनते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं और सामग्री को समझकर आत्मसात करते हैं। आपने समझा, उसी के हिसाब से आपने नोट्स बनाए। भूमिका निर्वाहन रोल प्ले है, यह एक शिक्षण तकनीक है जिसमें छात्र विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हैं और एक परिदृश्य के अनुसार अभिनय करते हैं। यह छात्रों को सामाजिक स्थितियाँ, संवाद और निर्णय लेने का अभ्यास करने का एक तरीका है। ठीक है ना। अब भूमिका निर्वाहन देखते हैं इसमें क्या है। यह शिक्षण तकनीक जिसमें छात्र एक निश्चित भूमिका में प्रवेश करते हैं और उस भूमिका में व्यवहार करते हैं।